चलिए एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर अच्छे से हल कर लेते हैं। क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। इस मॉडल पेपर के जरिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं और शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर के जरिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। सीधा मुद्दे की बात करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि विज्ञान के अतिरिक्त पोषण का संबंध किस अन्य पहलू से भी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ये सभी। तो ट्रिक आपको पता चल गया होगा कि जब लास्ट वाला ऑप्शन ये सभी या फिर उपरोक्त सभी या सभी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि 99% में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा वाला, कह रहा कि श्रम मंत्रालय में महिला मजदूरों की समस्या का निपटारा करने के लिए किसकी स्थापना की गई? महिला संस्थान की, महिला प्रकोष्ठों की, महिला आयोग की, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसमें बी वाला आपका सी वाला आंसर यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। महिला प्रकोष्ठ जो है इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है कि छोटा एकल स्टोर क्या होता है? छोटा एकल स्टोर क्या होता है? पड़ोस की दुकान की तरह होता है, मालिक और परिवार द्वारा चलाया जाना वाला होता है, या फिर ए और बी दोनों सही है। तो भैया ए और बी इसमें दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा कि भारत में खाद्य संसाधन हमेशा से किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? घरेलू व कुटीर स्तर पे, या फिर प्रौद्योगिकी स्तर पर, या फिर व्यवसाय स्तर पर, या सेवा भाव एवं संसाधन स्तर पर। तो उसमें आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू या कुटीर स्तर पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे लास्ट में देखिए लिखा क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि युवावस्था किस कारण से संवेदनशील नहीं मानी जाती है? तो लास्ट में देखिए लिखा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन में वक्र रेखा कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? नृत्य तथा कोमल, प्रोश्चित, या फिर जो है विषम, या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नृत्य और कोमल, यानी पहला वाला इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में निम्न में से किस संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है? तो हैजा है, फाइलेरिया है, चेचक है, मधुमेह है। तो उसमें चेचक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक की अनुकूलता के लिए होटलों में निम्न में से किस कारक का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो लास्ट में यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी लिखा गया है। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जागरूकता के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक प्रभावी साधन है? रेडियो है, या फिर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पत्रकारिता है, टेलीविजन में से कोई नहीं। तो टेलीविजन जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नियमित संप्रेषण निम्नलिखित में से किनके बीच संप्रेषण का सशक्त एवं प्रभावीपूर्ण माध्यम है? तो उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फैशन की वस्तुओं के उत्पादन, क्रय, संवर्धन, विक्रय निम्न में से किसकी भूमिका जाना आवश्यक है? तो यहाँ पे जवाब आपका लोगों की हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा घरेलू उत्पाद की लेबलिंग के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? हॉलमार्क योजना, इको मार्क योजना, आईएसआई मार्क योजना, इनमें से कोई नहीं। इसमें जवाब आपका हो जाएगा इको मार्क योजना, बी वाले इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि कह रहा है कि नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ इत्यादि किस प्रकार का आहार है? तो सभी को पता होगा ये तरल आहार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है चौथा का देखिए। कह रहा है कि लौह तत्व की कमी से अरक्तता यानी एनीमिया तब उत्पन्न होने लगती है जब शरीर में किसका बनना काफ़ी कम होने लगता है? तो उसमें जवाब आपका हो जाएगा होमोग्लोबिन का बनना कम होने लगता। तो ऐसा होता है। ठीक है, होमोग्लोबिन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किए गए कार्य का परिणाम सफल होता है
तो यह किस में योगदान देता है? सार्वजनिक विकास में, सामाजिक विकास में, व्यक्तिगत विकास में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जब सफल कोई काम कर लेते हैं तो उसमें आपका विकास होता है, नहीं आपका यानी व्यक्तिगत विकास इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कितने वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं? तो यहाँ पे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, ये इसमें आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों के डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया कब विकसित की गई थी? 1825 में, 1802 में, 1810 में या फिर 1807 में? तो इसमें 1810 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय का आपके सामने है कि छोटा एकल स्टोर क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट किया है तो ए और बी इसमें दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से टॉप 20 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको लगभग 25 शब्दों में उत्तर देना होगा, तकरीबन 2 से 3 लाइन में उत्तर आपका फिनिश हो जाएगा। 1 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद आपको यहाँ पे नहीं करना है, फटाफट उत्तर आपको देना है। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन पहला आपके सामने कि प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संसाधन किसके लिए किया जाता था? यहाँ पे संसाधन नहीं बल्कि संशोधन रहेगा, ठीक है। संशोधन किसके लिए किया जाता था, ये सेंटेंस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका उत्तर आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर कि प्रारंभ में खाद्य पदार्थों का संशोधन भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और खराब होने से बचाने के लिए किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा कि डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो उसमें 2 लाइन लिख देंगे। डिजाइन जो है अगर मान लो आपको नहीं पता है कि 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो सिंपल लिख सकते हैं डिजाइन जो है रेखा, रंग, आकृति और बनावट आदि के आधार पे या आदि प्रकार के होते हैं। बस ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नैदानिक पोषण के महत्व को समझाइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में आप समझ सकते हो। उसमें नैदानिक पोषण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति को उसके अनुसार भोजन देना, पोषक तत्व देना, जैसे कि डॉक्टर ने जो सलाह दिया है अगर वो भोजन दिया जाए जिससे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके, उसे नैदानिक पोषण कहते हैं। उसके महत्व को बताना है तो आप इसमें ले सकते हैं कि नैदानिक पोषण का महत्व रोगियों को उचित आहार देकर स्वास्थ्य में सुधारने और बीमारियों से जो है रोकथाम और उपचार में मदद मिलती है। तो ये नैदानिक पोषण कहलाता है, सिंपल, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट लिखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे जो है आपको राष्ट्रीय कौन से मानक होते हैं जिस पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपका हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। आप चाहें तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं FSSAI, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं या तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं, तो हिंदी में थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत मानक ब्यूरो, इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय में जो है कुछ संस्था ऐसे हैं, जैसे WHO है, ठीक है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका FAO है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कोडेक्स है, एलिमेंट्रियस कमीशन है, तो आप यहाँ में WHO लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा WTO भी लिख सकते हैं, बस इतना लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कह उपभोक्ता किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा, उपभोक्ता किसे कहते हो? तो आप इसमें लिखेंगे जो व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदता है या फिर उसे उपयोग करता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम सब क्या हैं? हम सब उपभोक्ता हैं जो किसी न किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, सिंपल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि मिलावट किस प्रकार की जाती है? तो आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने भी कभी मिलावट किया होगा, जैसे लोग दूध में पानी मिला देते हैं। तो आप इसमें सिंपल अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, जैसे कि सस्ती वस्तु होती है उसमें कुछ मिलाकर मिलावट कर देते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं कुछ मिलाकर मिलावट कर देते हैं, किसी पदार्थ को निकाल कर उसकी जगह दूसरा वस्तु मिला देते हैं, उसमें तो ये भी मिलावट हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास के बारे में आप लिखोगे यहाँ पे, विकास का अर्थ समय के साथ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुण में जो होने वाला सकारात्मक परिवर्तन होता है उसी को विकास कहते हैं। सिंपल, ठीक है। आगे यहाँ नेक्स्ट है कि भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किस संस्था का सदस्य है। तो जवाब होगा भारत जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सदस्य है। एक लाइन की परिभाषा है। आगे यहाँ पे अतिथि देवो भव का अर्थ क्या है, तो आप इसमें लिखेंगे अतिथि देवो भव का अर्थ होता है अतिथि को देवता के समान सम्मान देना, अतिथि देवो भव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मांटेसरी स्कूल किसे कहते हैं। तो मांटेसरी स्कूल के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे मांटेसरी स्कूल वे होते हैं या वे विद्यालय होते हैं जहाँ छोटे बच्चों को खेल खेल में उनके रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाती है, उसे मांटेसरी स्कूल कहा जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे पोषण को परिभाषित कीजिए, तो उसमें लिखेंगे पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन पोषक तत्व प्राप्त कर वृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं, उसमें ऐसा पोषक तत्व होना चाहिए जिससे हमें स्वस्थ बनाए रखे और हमें ऊर्जा प्राप्त करे। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यह सरकार की योजना है जिसमें गरीब और पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं होती, जो बच्चियां होती हैं, वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करती हैं और ये आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। आवासीय शिक्षा का मतलब है कि वहीं पे रहना, खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता है, यानी वहीं पे विद्यालय में रहकर आपको शिक्षा प्राप्त करनी होती है, उसे आवासीय विद्यालय भी कहते हैं या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे आवासीय विद्यालय आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। आइए बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के। लघुत्तरीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण की उन पुरानी विधियों को उदाहरण सहित सूची बनाइए, घरों में उपयोग लाई जाती हैं और वर्तमान में उनकी क्या व्यवहार्यता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। फिर विकास, संचार और पत्रकारिता के महत्व को बताइए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए फटाफट इनका उत्तर देखते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन कि खाद्य परिरक्षण की चुनौती, जो पुरानी विधियाँ हैं उसको उदाहरण सहित आपको लिखना है और उनके वर्तमान में उनकी क्या व्यवहार्यता है उसके बारे में लिखना है। तो पहले खाद्य परिरक्षण का अर्थ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। क्वेश्चन चेंज कर देगा, घुमा के क्वेश्चन पूछ ले खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा भी यही है जो आप यहाँ पे खाद्य परिरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। वही परिभाषा यहाँ पे लिखना है। अब इसमें कौन कौन सी पुरानी विधियाँ हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे पुरानी विधियाँ सुखाना। सुखाना का मतलब धूप में सब्जियों और मेथी को सुखाना। धूप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुखाई जाती हैं। ठीक है। जैसे अचार वगैरह, पापड़ वगैरह हो गया ये सब। नमक मिलाना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अचार वगैरह में नमक मिला दिया जाता है जिससे ख़राब ना हो। चीनी मिलाने से मुरब्बा, जैम वगैरह हो गया। ठीक है। अचार बनाना, जैसे आम नींबू का अचार बनाना, ये सब हो जाएगा। उबालना, दूध उबालना वगैरह, ठीक है, ताकि ख़राब ना हो। तो इस जो प्रक्रिया है ये कहीं की पुरानी पद्धति पर आधारित है जो आज भी अपनाई जाती है। ठीक है। अब उसकी वर्तमान में क्या व्यवहार्यता है, यानी क्या विशेषता है, आप ले सकते हैं आज भी ये विधियाँ सस्ती और सरल सुरक्षित होने के कारण घरों में उपयोग की जाती है। तो व्यवहार्यता का मतलब उसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को हम यहाँ पे परीक्षण करते हैं, यानी सुरक्षा करते हैं। कितनी विधियां हैं, तो विधि के बारे में आप ले सकते हैं। फिर सुरक्षा भंडार के बारे में बना सकते हैं। फिर लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे इसमें है क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने कि विकास, संचार तथा पत्रकारिता के महत्व को आपको बताना है। पहले आपको बताना कि विकास, संचार क्या होता है, फिर आपको बताना पत्रकारिता क्या होती है, तो उसके बारे में महत्व आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले विकास, संचार का अर्थ लिखेंगे। जब संचार के माध्यम से समाज के विकास से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है तो उसे विकास संचार कहते हैं। सिंपल परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह रहा है कि जब संचार के माध्यम से, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इसके माध्यम से समाज में विकास से जुड़ी हर जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए तो उसे हम विकास संचार कहते हैं। अब इसका क्या महत्व है, बहुत सारे महत्व है, महत्व में ले सकते हैं। महत्व में पहला पॉइंट है कि लोगों को सरकारी योजना की जानकारी मिल जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, तीसरा पॉइंट।
समाज में नए तकनीकी और सुधार की जानकारी मिल जाती है। चौथा, नेक्स्ट है कह रहा कि लोगों की विकास कार्य में भागीदारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में बयां करके लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, निर्माता किस प्रकार उपभोक्ताओं को अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दे और आपसे पूछ ले कि उपभोक्ता का जो शोषण होता है उस कितने प्रकार से होता है, तो यही आंसर आपका इसमें होगा। ठीक है, जैसे भ्रामक विज्ञापन देकर, उपभोक्ताओं को भ्रामक प्रचार यानी झूठा झूठा प्रचार देकर, अच्छी अच्छी बातें बताकर, भले घटिया सामान हो लेकिन उसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देंगे कि कस्टमर जो रहे, उपभोक्ता जो रहेगा वो कहेगा भाई बहुत अच्छा सामान है, और जो है वो भयभीत होकर या फिर किसी भी कारण उस सामान को ले लेगा। तो कहने का मतलब कि जो भ्रामक प्रचार होते हैं, विज्ञापन होता है, उसके कारण उपभोक्ता का शोषण हो सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे गलत लेबलिंग यानी सही जानकारी न देना। कभी कभी ऐसा होता है लोकल कंपनी का सामान होता है, उसमें ब्रांडेड कंपनी का सामान लेबल लगा देते हैं, चिपका देते हैं उसमें, तो ये भी एक तरह से शोषण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवत्ता छिपाना, यानी उसको जो क्वालिटीज़ होती है वो छिपा लेते हैं लोग, उसको दिखाते नहीं है, बताते नहीं हैं, तो ये समस्या है। नेक्स्ट है गलत बढ़ा चढ़ा कर दावा करना, यानी मान लो अगर कोई सामान है तो कहेंगे कि अगर वो डुप्लीकेट है तो कहेंगे ओरिजिनल है, अच्छी कंपनी का है, ब्रांडेड कंपनी का नाम इसका है, बड़े बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट और ले सकते हैं, किस प्रकार उपभोक्ता के वस्तु की सही गुणवत्ता, मात्रा, उपयोग की जानकारी नहीं मिल पाती है और वो भ्रमित हो जाते हैं। फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि जैसे कि गलत विज्ञापन दे देते हैं इसमें और फिर गलत जानकारी मिल जाती है, उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है, फिर उसका क्या होता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास तथा विकास पत्रकारिता की अवधारणा को बताइए। तो विकास की परिभाषा आप यहाँ पे लिखेंगे कि समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में होने वाली जो प्रगति होती है उसी को, सुधार को विकास कहते हैं। ठीक है, अब चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो प्रगति होती है उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और विकास पत्रकारिता क्या होती है, तो उसमें लिखेंगे कि विकास पत्रकारिता वह पत्रकारिता जो कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण या फिर रोजगार से संबंधित विकास की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसे विकास पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ उद्देश्य है, तो उद्देश्य में आप ले सकते हैं जागरूकता फैलाना, समाज के विकास में लोगों को भागीदारी बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि श्रम के महत्व को बताइए। क्या महत्व है श्रम, यानी मजदूर का क्या महत्व, तो इसमें लिखेंगे पहले श्रम का अर्थ क्या है, किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया शारीरिक या मानसिक प्रयास श्रम कहलाता है। यानी जो व्यक्ति शरीर से काम करते हैं, जो अपने दिमाग से काम करते हैं, वो सब काम श्रम के अंतर्गत आते हैं। श्रम शर्माने वाला नहीं है, मेहनत से है, मजदूरी से है। ठीक है, अब इसका कुछ तो महत्व होता होगा, इसके बारे में लिखेंगे आप। महत्व के बारे में क्या महत्व है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट कह रहा कि उत्पादन में विकास का आधार बनता है। यानी अगर आप मेहनत करते हैं, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो या फिर जो है आपके दिमाग से, बुद्धि से काम हो, उत्पादन और विकास का आधार बन जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति को रोजगार और आय देता है, सिंपल सी बात है। देश की आर्थिक प्रगति में विकास करता है और समाज में आत्मसम्मान और जीवन स्तर को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू होगा। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे डिजाइन क्या होते हैं, इसका विश्लेषण करते समय डिजाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। ऐसे 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिर ऐसे 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आइए इसका फटाफट उत्तर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन क्या होता है, इसका विश्लेषण करते हुए डिजाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप डिजाइन की परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे किसी वस्तु को सुंदर, उपयोगी, आकर्षक बनाने के लिए रेखा, आकार, रंग, बनावट आदि को जो है व्यवस्थित संयोजन को
डिजाइन कहा जाता है। यानी डिजाइन का मतलब क्या हो गया कि कोई अगर कपड़ा है, उस कपड़े पर कोई ऐसी कलात्मक चित्र बना दिया जाए, कोई ऐसी डिजाइन बना दिया जाए, कोई मतलब उसमें ऐसा आकर्षक चीज़ बना दिया जाए जिससे लोग देखकर प्रेरित हो जाएं, जो है उससे आकर्षित हो जाएं, तो वो जो आकर्षक होगा, वो आकर्षक जो होगा वही आपका डिजाइन होगा। और बिना आकर्षक के डिजाइन नहीं बनेगा, क्योंकि जितना आकर्षक ज़्यादा होगा वही डिजाइन कहलाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डिजाइन के मुख्य पहलू क्या हैं। तो मुख्य पहलू में लिखेंगे कि डिजाइन के कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि रेखा, यानी सीधी तिरछा घुमावदार रेखा खींच करके डिजाइन बनाई जाती है। आकार, यानी वस्तु का जो रूप होता है, जो आकार होता है, जो शेप देते हैं, उस आकार के आधार पर डिजाइन बनाई जाती है। रंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रंग वस्तु के आकर्षक बनाने के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है। बनावट, यानी जो है चिकना है, खुरदरा है, कैसा है, तो इस प्रकार की ये ऐसी चीज़ें हैं जो डिजाइन के पहलू होते हैं, यानी डिजाइन को अच्छा बनाते हैं। तो ये डिजाइन के तत्व हैं या विशेषताएं हैं, इसके बिना डिजाइन बन ही नहीं सकता। तो ये 4 पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिजाइन कुछ सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? डिजाइन बनाने में संतुलन होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, ऐसा नहीं अपने आप से बना दें, उसमें कोई अनुपात होना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए, कोई नाप होना चाहिए। ठीक है, सामंजस्य होना चाहिए, यानी आपका जो है उसमें तालमेल होना चाहिए। लय बढ़िया होना चाहिए कि अच्छे से दिखना चाहिए वो। प्रमुखता मतलब उसमें क्या क्वालिटीज़ है, उसकी क्या विशेषता है, वो आपको उसमें बताना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से डिजाइन के सिद्धांत तो हो जाएंगे। फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है, अगर आप बताना चाहते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से तो आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि गृहिणियाँ कौन होती हैं, परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान होता है। गृहिणी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके परिवार में, किसी परिवार में गृहिणी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें लिखेंगे जो महिला घर और परिवार प्रबंधन, देखभाल, व्यवस्था कार्य करती है उसे गृहिणी कहते हैं। सिंपल भाषा में आप अपने मम्मी को देख लीजिए। ठीक है, आप अपनी मम्मी को देख लीजिए। मम्मी अगर आपकी जो है पूरा घर का काम करती हैं और पूरा देखभाल करती हैं, पूरा परिवार चलाती हैं, तो समझ लीजिए कि मम्मी क्या हैं, एक गृहिणी हैं। ठीक है, अगर मम्मी कोई जॉब नहीं करती, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करती हैं, कहीं प्राइवेट जॉब नहीं करती हैं, मम्मी घर का काम करती हैं, पूरा घर का देखरेख करती हैं, पूरा मैनेजमेंट करती हैं, तो उन्हें गृहिणी कहा जाएगा। सिंपल परिभाषा। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पे आगे उनका ये क्या योगदान है, तो बहुत सारे योगदान है। तो उसमें आप लिखेंगे पहला, आय का सही उपयोग करती हैं, यानी पैसा पापा कमा के लेकर आते हैं तो मम्मी उसका मैनेजमेंट करती है कि कहाँ कहाँ खर्चा करनी है, किस प्रकार से कहाँ खरीदना है, क्या खर्चा करना है, क्या लेकर आना है, वो मैनेजमेंट कौन करता है, मम्मी करती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, बजट बनाकर खर्च नियंत्रित करती है, यानी जैसे मान लो कि उनको क्या सामान खरीदना है, कितने में खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये बजट गृहिणी तय करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, भोजन, वस्त्र, आवश्यक वस्तुओं का प्रबंधन कौन करता है, वही करती हैं, गृहिणी करती हैं। नेक्स्ट, बचत और संसाधन को सही उपयोग करती हैं, किस प्रकार से बचत करना है, किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना है। ठीक है, अगर सामान घर में आया है तो उसका कितना दिन चलाना है, कैसे उपयोग करना है, ये मम्मी के द्वारा होता है, मम्मी के द्वारा तय किया जाता है। तो आप अब अगर मम्मी को देखकर अगर पूरे पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो 100% पूरा लिख के 6 में 6 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे इसमें परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान भी रखती है, तो इस प्रकार से पूरा परिवार का जिम्मा एक गृहिणी करती है और पूरा अच्छे से उसका मैनेजमेंट करती हैं। फ्लो चार्ट में ले सकते हैं कि गृहिणी क्या करती हैं, आय का प्रबंधन करती हैं, जिससे बचत और नियंत्रण होता है, परिवार को स्थिरता बनाए रखती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सीय पोषण और आहारकी का अध्ययन व्यवसायिकों को किस तरह सक्षम बनाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो पहले छोटा सा परिभाषा लिखेंगे चिकित्सीय पोषण के बारे में। इसमें लिखेंगे कि रोगों के उपचार और स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष आहार योजना बनाना चिकित्सीय पोषण कहलाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो डॉक्टर ने सलाह दिया है भोजन करने का, वही आपका चिकित्सीय पोषण कहलाता है। सिंपल। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब इसमें व्यवसायिकों के लिए मिलने वाली क्षमता कैसे, इसके बारे में लिखेंगे कि रोगियों के लिए उचित आहार योजना बना सकते हैं, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, रोगों की रोकथाम और उपचार में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, अस्पतालों में डाइटिशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो व्यवसायिक
होते हैं। नेक्स्ट है लोगों को संतुलित आहार की सलाह दे सकते हैं और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में मदद कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे ना तो बढ़िया अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वस्तु को देख रेख और रख रखाव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किन्हीं दो उपकरणों का जो है चर्चा कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे देखिए इस्त्री, इस्त्री जो हम लोग प्रेस करते हैं कपड़ा, वो आयरन यहाँ पे इस्त्री हो जाएगा। तो इसके बारे में लिखेंगे कि इस्त्री का उपयोग कपड़ों की सिलवटें हटाने, उन्हें साफ सुथरा बनाने के लिए किया जाता है। यह कपड़ा जो है आकर्षक बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर दूसरा यंत्र यहाँ पे है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के बारे में लिखेंगे वॉशिंग मशीन कपड़ों की जल्दी और आसानी से धोने का उपकरण है। इससे समय और श्रम की दोनों की बचत होती है। ठीक है, लिख सकते हैं सिंपल। आगे इसके बाद जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। सूचना और जो है संचार प्रौद्योगिकी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे पहले परिभाषा लिखेंगे इसकी छोटी सी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीटी के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे सूचना को इकट्ठा करने, संग्रह करने, प्रसारित करने और आदान प्रदान करने की उपयोग की जाने वाली जो तकनीकी होती है उसी को सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी कहा जाता है। एक सिंपल परिभाषा में अगर आप लिखना चाहते हो तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे आप मोबाइल से बात करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, ठीक है, ये सब जो काम करते हैं, ये सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो कैसे होता है, वो सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से होता है। अगर ये ना हो तो ना तो बात होगा, ना तो किसी से मुलाकात होगा। मुलाकात तो हो जाएगी लेकिन बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी आप अपनी बातों किसी तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो ये इसमें सेंटेंस आप ले सकते हो। उदाहरण भी आपको लिखना है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे आईसीटी से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे दे सकते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं आज की डेट में। जैसे डिजिटल शिक्षा चल रही है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हो, ये ऑनलाइन पढ़ाई किसके माध्यम से हो रहा है, आईसीटी के माध्यम से हो रहा है। यहाँ भी तो आपको मैं बता रहा हूँ, यानी अपनी बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिसके माध्यम से आप ये देख, जैसे मोबाइल के माध्यम से आप देख पा रहे हो, तो ये मोबाइल क्या हो जाएगा, एक ऐसा माध्यम हो जाएगा जिससे अपनी बातों किसी दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अगला है ई गवर्नेंस, मतलब सरकारी योजनाएं जो ऑनलाइन वगैरह होती हैं वो सब काम इसी आईसीटी के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट है टेली मेडिसिन, यानी ऑनलाइन चिकित्सा जो होती है, जैसे सलाह देना किसी को और दवाई मंगाना ऑनलाइन, ये सब प्रक्रिया आईसीटी के माध्यम से ही होती है। डिजिटल बैंकिंग आज की डेट में ऑनलाइन लेन देन होता है, ये सब आईसीटी के ही माध्यम से होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे फ्लो चार्ट दे सकते हो। आईसीटी जो है वो कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा जो है इन सबको शासन का विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसमें आप चाहें तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं और उसके बारे में प्रजन कर सकते हैं उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। क्या अधिकार है उपभोक्ता का, पहला पॉइंट सुरक्षा का अधिकार, यानी हानिकारक वस्तु से सुरक्षा। कोई वस्तु हो वो उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा ना कि हो कोई वस्तु हो खरीदे और उसको नुकसान पहुंचा दे, तो सुरक्षा का अधिकार पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है सूचना का अधिकार, यानी वस्तु की सही जानकारी उसे पाने का अधिकार है। कोई भी उपभोक्ता है, आपको सही जानकारी पाने का अधिकार है। आप दुकान पे गए हो, ठीक है, तो आपको सही दाम जानने का अधिकार है, उसका एग्जैक्ट प्राइस क्या है, तभी आप वस्तु खरीदिए। ठीक है, आगे यहाँ पे चयन का अधिकार, यानी जैसे का मतलब होता है कि आप कोई सामान खरीद रहे हो तो दुकानदार अपने मर्जी से आपको नहीं दे सकता है, जो आपको पसंद है आपको अपनी वस्तु चुनने का अधिकार है। चयन करने का मतलब चुनाव करने का अधिकार है। ठीक है, तो आप अपने वस्तु जो है चयन कर सकते हो, जो आपको चाहिए वही ले सकते हो, दुकानदार अपने मर्जी से नहीं दे सकता है। सुने जाने का अधिकार, अगर आपका कोई शोषण करता है तो शिकायत दर्ज करने का भी आपको अधिकार दिया गया है। निवारण का अधिकार, अगर आपका शिकायत होता है तो उसका निवारण भी किया जाएगा, मुआवजा वगैरह भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। तो कुछ ऐसे अधिकार है जिनके बारे में अपने शब्दों में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट वगैरह बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। अगर आप अच्छे से लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।